Hello student, welcome back to the second lecture of P block elements. In this lecture, we are going to talk about the physical and the chemical properties of boron family, that is group number 13. Now, before starting the lecture, let us revise what we have studied in the previous lecture, that is lecture number 1. In lecture number 1, we have studied the definition of P block elements. What are P block elements? P block elements are those elements in which the differentiating electron, आप लोग भी मेरे साथ revise करिए, the differentiating electron enters into p orbital of which shell? Ultimate shell, that is nth shell. p ऑर्बिटल जो है वो अगर उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको p ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, और वो भी अल्टीमेट शेल मतलब लास्ट शेल का होना चाहिए. इन केस ऑफ p सबशेल देयर आर 3 ऑर्बिटल्स px, py एंड pz. तो एक्चुअल में देखने जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन्स उसमें अकोमोडेट हो सकते हैं. तो इसके लिए हमारे पास में टोटल 6 ग्रुप्स है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 13 टू 18. ग्रुप नंबर 13 आई थिंक हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था. ग्रुप नंबर 13 इज ऑल्सो नोन एज बोरॉन फैमिली. द फर्स्ट मेंबर के हिसाब से नाम रखा जाता है बोरॉन फैमिली. तो बोरॉन फैमिली के अंदर बोरॉन इंडिया बोरॉन था, एल्यूमिनियम था, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड लास्ट वाला एलिमेंट था निहोनियम. उसका जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप था उसका हाफ लाइफ कितना था, भूल गए? नहीं ना? वेरी गुड, इट इज 10 सेकेंड्स. और उसके मोस्ट स्टेबल आइसोटोप का एटॉमिक मास नंबर 286 था, वो हम लोग ने पढ़ लिया है बच्चों. उसके बाद हम लोग ने अगर बात करें उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो ग्रुप नंबर 13 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 होता है. NH2NP1. तो NH2 और 1 को ऐड करोगे तो 3 आता है. तो जो भी ग्रुप होता है उसका पीछे का नंबर ही वो नंबर निकलेगा ऐड करके. जैसे ग्रुप नंबर 14 की बात करें तो NH2NP2 हो जाएगा. तो 2 + 2 4, जो पीछे का नंबर होगा वही उसका ग्रुप नंबर होगा. उसके बाद हम लोग ने बात की थी स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट की. स्टूडेंट्स, आई विल कंसिडर स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट एज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब भी फ्यूचर में जब मुझे उसका यूज लगेगा मैं सिर्फ नाम बताऊंगा कि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट का रोल है, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट का रोल है, यहाँ पे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रोल है. लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन मैंने डीएनए ब्लॉक में अच्छे से समझाया था. अगर आपको नहीं याद है तो आप प्लीज एक बार वीडियो अच्छे से वापस देख लीजिए डीएनए ब्लॉक का लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का. फिर आप लोग ये लेक्चर देखिए, बिकॉज पी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाने वाला हूँ. क्योंकि मैं जनरली ऑफलाइन में देखता हूँ तो बच्चे पी ब्लॉक का जब रिवीजन मांगते तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीचर टू रिवाइज एंटायर पी ब्लॉक, बिकॉज वो बहुत बड़ा चैप्टर है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं पूरा आपको इतना डिटेल में सिखा दूंगा कि जब भी आपको डाउट होगा तो फ्यूचर में भी आप लेक्चर्स, ये वीडियो लेक्चर्स देख के आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. So students, let us start with the physical and the chemical properties of group 13 elements. Now, if I start with physical properties, सबसे पहले हम लोग physical properties को discuss करेंगे, एक एक चीज cover करेंगे. Physical properties, that is G13, group number 13. सबसे जो first physical property है वो होगा बच्चों metallic character and non-metallic character. So we'll write metallic and non-metallic character. Metallic and non-metallic character. If we talk about metallic and non-metallic character, ये वाला point हम लोग ने S ब्लॉक में या DNF ब्लॉक में ज़्यादा डिस्कस क्यों नहीं किया था, बिकॉज वहाँ पे सब मेटल ही थे. बट हम लोग ने जब भी इंट्रोडक्शन पढ़ा था पी ब्लॉक का, तो पी ब्लॉक में बच्चों मेटल्स भी थे, नॉन मेटल्स भी थे, मेटलॉइड्स भी थे, बहुत सारी चीजें थी. ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करें अगर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, तो जो सबसे पहला एलिमेंट है बोरॉन, इट इज अ नॉन मेटल. बोरॉन इज अ नॉन मेटल, बराबर. बोरॉन इज अ टिपिकल नॉन मेटल. उसके बाद में अगर हम लोग बात करें एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम की, तो ये सब क्या है, मेटल्स है. इवन निहोनियम जो है वो मेटल है, बट मैं आपको पहले बोल देता हूँ निहोनियम, मॉस्कोवियम, फ्लेरोवियम, ये सब के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, बिकॉज ये सब क्या है, सिंथेटिक है, मैन मेड है, और इनका जो हाफ लाइफ है वो बहुत ही कम है. इनकी केमिस्ट्री के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए हम लोग सिर्फ विल स्टिक टू पीरियड नंबर 6 तक. ठीक है, ये सब के सब बच्चों मेटल्स है, दे ऑल आर मेटल्स. ठीक है, सो याद है ना, पी ब्लॉक में जब भी हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे, सो मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर पहले ज्यादा होगा, फिर एम्फोटेरिक कैरेक्टर, फिर मतलब सेमी मेटल्स का कंसेप्ट, और फिर नॉन मेटल मेटल्स की तरफ आएंगे. तो इसमें तो बोरॉन जो है वो नॉन मेटल ही है, और उसके बाद में गैलियम, इंडियम, थैलियम और एल्यूमिनियम जो है वो सब क्या है, प्योरली मेटल है. स्टूडेंट्स ध्यान देना. तो डाउन द ग्रुप हमेशा याद रखना, कोई भी ग्रुप रहे, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर ऑलवेज इंक्रीजेस. मेटालिक, ये आपने स्कूल सेक्शन में भी पढ़ा होगा, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. ठीक है ना, तो वो तो उसका उल्टे हो गया. अगर हम लोग मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बाद सेकंड पॉइंट की बात करें,
वो है बच्चों एटॉमिक साइज की, एटॉमिक साइज। ठीक है बच्चों, एक बात याद रखना, ये जो बोरॉन है वो क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है ना। और ये हमेशा याद रखना सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाएगा, ये कभी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है। एल्यूमिनियम की तो बात करें तो इसके अंदर बेटा आयनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड दोनों टाइप के बन सकते हैं, बट याद रखना बोरॉन तो कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। इसका मतलब इसके अंदर B+3 पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसके फर्स्ट तीन, थोड़ा डिटेल में बता दो, अगर इसके फर्स्ट तीन आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो इसका समेशन बहुत ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट इसके याद रखना, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो फर्स्ट थ्री आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट थ्री इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, अप्रोक्सीमेटली 7000 किलो जूल। एल्यूमिनियम के केस में वो अप्रोक्सीमेटली, वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5000 के किलो जूल के लगभग होती है। तो एल्यूमिनियम तो फिर भी आयनिक कंपाउंड बना देता है, जैसे AlF3 जो है एक आयनिक कंपाउंड है, Al+3 होता है, 3F- होता है, बट बोरॉन तो कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, इट विल ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर आपको पूछ लिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 कैन नेवर फॉर्म आयनिक बॉन्ड, सो इट विल बी बोरॉन, बिकॉज इसका फर्स्ट तीनों आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो एंड समेशन वैल्यू है इट इज वेरी हाई, अप्रोक्सीमेटली 7000 के लगभग है। एटॉमिक साइज की अगर हम लोग बात करें तो बोरॉन जो है वो सबसे छोटा एलिमेंट है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद इंडियम, और इंडियम के बाद हेलियम की बारी आती है, बराबर है। सो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, बोरॉन से बड़ा, एल्यूमिनियम से बड़ा, गैलियम से बड़ा, इंडियम एंड हेलियम, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। बट बच्चों ये रियल नहीं है, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है ना। और उसका गड़बड़ का रीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पुअर शील्डिंग बाय डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो उसका रीजन ऑलरेडी पुअर शील्डिंग बाय डी ऑर्बिटल है। इसका जो रियल आंसर है वो क्या है वो देख लेते हैं। बोरॉन जो है डेफिनेटली सबसे छोटा है। बोरॉन के बाद सेकेंड नंबर पे आता है गैलियम। तो एक काम करते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आप लोगों ने एक्सेप्शन का नोटबुक अच्छे से बनाया होगा आई होप। गैलियम, और गैलियम के बाद आता है एल्यूमिनियम। तो जहाँ पे एक्सेप्शन है उसको मैं थोड़ा अलग कलर से यूज करूंगा ताकि आपको भी वैसे नोट्स मेंटेन करने। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम नहीं आता है, एल्यूमिनियम के पहले कौन आता है, गैलियम। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो वेरिएशन हो गया। गैलियम के बाद फिर तो अब तक नॉर्मली ट्रेंड है इंडियम एंड हेलियम है बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखना इसका रीजन क्या है, इसका रीजन तो हम लोग को पता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्योंकि गैलियम के अंदर आपने देखा होगा तो 3d10 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। सो पुअर शील्डिंग प्रोवाइडेड बाय 3d इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय 3d इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका रीजन है, ठीक है, बराबर है। अगर आप मुझे वैल्यूज, आई डोंट एक्सपेक्ट एंड इवन एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको एक्सपेक्टेड नहीं है कि बेटा आप इसके सब वैल्यूज याद रखो, बट फिर भी मैं इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 135 पिकोमीटर, और इसका जो वैल्यू होता है 143 पिकोमीटर। ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है बट डिफरेंस तो है। 135 पिकोमीटर किसका है, गैलियम का है, और 143 पिकोमीटर किसका है, एल्यूमिनियम का है। मैं वापस बोल रहा हूँ ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको चीजें डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ की तो इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो है 167 पिकोमीटर, और ये है 170 पिकोमीटर। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ 3 का ही डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। जबकि अगर बोरॉन की बात करें तो लगभग 80 टू 85 पिकोमीटर है। तो अगर ये 80 टू 85 है तो यहाँ पे 135, बहुत ज्यादा जंप आया है, बराबर है। बट यहाँ पे आपने देखा होगा कि ज्यादा जंप नहीं है, क्यों नहीं है इतना ज्यादा जंप, ठीक है ना। थैलियम का जो है, इंडियम का जो है वो 167 ही है, और थैलियम का जो है वो 170 है। डिफरेंस तो है डेफिनेटली, थैलियम बड़ा है बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका रीजन बच्चों एक सिंपल सा है, वो है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो मैंने इसके लिए आपको बोला ना ये 3 वर्ड्स मुझे देखो, फर्स्ट लेक्चर के बाद जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर खत्म किया, सेकंड लेक्चर से मुझे इनकी जरूरत पड़ रही है। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज द रीजन। तो आपको ये सब छोटी छोटी चीजें बेटा, यही एमसीक्यू क्वेश्चन है। The small increase or very small increase in the atomic size from indium to lithium is because of, or it is attributed by, it is attributed by lanthanide contraction. So this is atomic size. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का जो मैंने आपको बोला था एक नोटबुक अच्छे से मेंटेन करिए, उसमें ये सब लिखना है, ठीक है। थर्ड अगर हम लोग बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना।
पूरा लिख देते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने आपको जब पीरियोडिक टेबल सिखाया था तब आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंने पूरा लगभग 1.5 लेक्चर या 2 लेक्चर दिए थे। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग का एक्चुअली वहाँ पे पूरा अच्छे से कवर हो चुका है। और मैंने आपको बोला था कि ये जो ग्रुप है पूरा एक्सेप्शनल ग्रुप है, महाभयंकर ग्रुप बोलते हैं इसको। इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस है बेटा, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है ना। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो कंसीडर यहाँ पे वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैंने आपको एक आरबी कोड भी दिया था, अगर आपको याद है तो, पीरियोडिक टेबल में 15324, ये मैं ऐसे याद रखवाता हूँ स्टूडेंट्स को, 15324 ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है। अब ये 15324 क्या है तो ध्यान देना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें बेटा इसके अंदर गवर्न होती है, जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट तो है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, इनर पेयर इफेक्ट है, बहुत सारी चीजें। तो सब कहाँ पे किसका रूल है वो डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इसके लिए इसके अंदर एक्सेप्शन ज्यादा है। इसको फर्स्ट एटम मान लो, सेकंड ये, जैसा ऑर्डर जो है वैसा ही बच्चों। तो इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है वो है 153, बोरॉन का सबसे ज्यादा 1, फिर 5 का मतलब थैलियम, 3 का मतलब गैलियम, 153 2 का मतलब एल्यूमिनियम एंड 4 का मतलब इंडियम हो जाएगा बच्चों। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो याद रखना ये वहाँ पे 15324 क्या है पता चला, जिनको नहीं याद हुआ है वापस लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट एंड फिफ्थ एलिमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, आयनाइजेशन एंथैल्पी। स्टूडेंट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट हमने कवर कर लिया। तो एटॉमिक साइज में भी एक्सेप्शन है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल केस है। आई राइट हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको बेटा आप लोग नोट्स में लिखोगे तो स्टार मार्क करके लिखना है। जब मुझे बताओ बच्चों, मैं अगर इतने मेहनत से नोट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो जब आप भी चीज़ों को अच्छे से नोटबुक में लिखोगे तो डेफिनेटली जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ने बैठोगे तो आपको चीज़ें भी अच्छे से याद आएगी। और जब आप खुद के हाथ से बेटा कोई भी चीज़ लिखी होती है तो हैंड राइटिंग से अपने को चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। तो आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि सब स्टूडेंट्स लिखें, सब तो लिखेंगे नहीं मुझे पता है, बट जितने ज़्यादा लोग लिखेंगे उनका ही फायदा होने वाला है, ठीक है। ठीक है यार, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली लेफ्ट टू राइट क्या होती है, बढ़ती है। तो डेफिनेटली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 से तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही है। डेफिनेटली डी ब्लॉक एलिमेंट से भी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर भी ऑर्डर एकदम परफेक्ट तो नहीं है, बट बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, डाउन द ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली क्या होती है, कम होती है। सबको पता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जैसे फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का कम, फिर ब्रोमीन का उससे कम, आयोडीन का उससे भी कम, ठीक है। तो पॉलिंग स्केल के हिसाब से इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.0 है, ठीक है ना। जैसे फ्लोरीन का कितना था याद है सबको, मैंने पॉलिंग स्केल में याद कराया पीरियोडिक टेबल में, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसका 4 था, इसका 3.5, इसका 3, इसका 2.5, इसका 2। मैंने क्या बोला था याद है, 0.5 से कम करते चलो, तो यही है बेटा, देखो आ गया 2। फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम का जो है डाउन द ग्रुप कम होता है, इट इज 1.5, इट इज 1.6, 1.7 एंड 1.8। तो अगर आप देखोगे तो बच्चों यहाँ पे डाउन द ग्रुप कम नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है कि हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसका रीजन क्या है, कम नहीं होने का रीजन क्या है बच्चों, ये है यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो यहाँ पे कम और बढ़ रहा है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे डी ऑर्बिटल क्या देता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो रीजन बेसिकली क्या होगा, रीजन इसका है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो, मेन रीजन तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ही है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद में आप एक और रीजन दे सकते हो यहाँ पे कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कशन। उसके बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट, डेंसिटी के बारे में डिस्कशन। डेंसिटी के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है, डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, ठीक है, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। सो डाउन द ग्रुप
down the group the density increases. So density में increase होता है as we move down the group. So इसमें कोई भी exception नहीं है, कुछ अच्छी बात है. गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगा. इज इट क्लियर? चलो उसके बाद में लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा, इसमें कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं है. नो रेगुलर वेरिएशन, नो रेगुलर वेरिएशन, कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं है. अगर हम लोग बोरॉन की बात करें, बोरॉन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोरॉन इज वेरी हार्ड. एक तो पहली बात तो इसका जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है एंड इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. इसका जो है इट एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स, इट एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स, बहुत ज़्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एंड ड्यू टू वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आएगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग crystalline lattice, it has, मैं अंडरलाइन करूंगा, strong crystalline lattice, it has high melting point and boiling point, very very important. इसमें कोई रेगुलर वेरिएशन तो पहली बात तो है नहीं. दूसरी बात, बोरॉन जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है. इसके 5 फॉर्म्स होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज में. उसमें से 4 तो क्रिस्टलाइन है, एक अमोर्फस है. अमोर्फस जो फॉर्म होता है वो रिएक्टिव होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म तो इसके रिएक्टिव नहीं है. एंड ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस इट हैज हाई, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. अगर हम लोग बात करें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट की, गैलियम, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछा गया है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट. गैलियम जो है, गैलियम के केस में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम है. इसका मेल्टिंग पॉइंट है 29.8 डिग्री सेल्सियस. तो 29.8 है तो इसके लिए बहुत सारे बुक्स में 30 डिग्री सेल्सियस भी लिखा होता है. इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम है. ना स्टूडेंट्स, रूम टेम्परेचर जनरली हम लोग 25 टू 27 का कंसिडरेशन करते हैं, तो डेफिनेटली रूम टेम्परेचर पे तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड ही होगा. बट अगर समर की बात करें, समर सीजन में जनरली कोई भी रूम की भी बात करें तो टेम्परेचर 30 प्लस ही होगा. तो इंडिया की तो बात करें तो बेटा, इंडिया में तो समर सीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता ही है, तो वहाँ पे ये बेटा लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. लिक्विड फॉर्म में क्यों? बिकॉज इसका खुद का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 29.8 डिग्री सेल्सियस, सॉरी. तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें गैलियम का जो अपीयरेंस होता है वो सेम स्टील के जैसा दिखता है, सेम स्टील जैसा. तो अगर हम लोग एक स्टील का स्पून रख दें और एक गैलियम का स्पून रख दें, दोनों में से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि इसमें से गैलियम कौन सा है, बिकॉज दोनों स्टील जैसे ही दिखते हैं. लेकिन अगर समझो गलती से उसको कभी आपने सूप के अंदर डिप कर दिया वो स्पून को, तो वो मेल्ट हो जाएगा. तो आपको उसके हाथ में सिर्फ छोटा सा स्टेम हाथ में आएगा, तो क्योंकि वो मेल्ट हो जाता है. इवन अगर आप गैलियम को अपने हाथ पे भी रखते हो तो बॉडी टेम्परेचर तो 37 होता है, तो और इसका तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 29.8, तो डेफिनेटली वो भी मेल्ट हो जाएगा बच्चों. तो गैलियम जो है वो एक लो मेल्टिंग सॉलिड है, लो मेल्टिंग मेटल सॉलिड है, जो एक सेकेंड, एक, अगर हम लोग बात करें तो ये खुद तो जो है वो कौन सा स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. बट अगर हम लोग बात करें समर सीजन में, तो समर में बेटा वो, समर में इट विल एग्जिस्ट इन समर इट विल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, बराबर है. तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, बट डोंट से दैट इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, नो, क्योंकि रूम टेम्परेचर बेटा हम लोग 29.8 को तो कंसीडर नहीं करते. और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, इसका बॉइलिंग पॉइंट यू शुड रिमेंबर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैलियम जो होता है इट इज 2676 केल्विन, वेरी हाई, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. तो इसके लिए बेटा इट इज यूज्ड एज अ, it is a material for you measuring high temperature, so it is used as a material, it is used as a material to measure high temperature. हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक मटेरियल के तौर पे यूज होता है बेटा. सो गैलियम के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है. बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होने का कारण स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस है. तो स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट वी हैव कवर्ड what metallic and non-metallic character, atomic size, ionization, enthalpy, electronegativity, density and melting point, boiling point, ये सब चीजें हमने कवर कर ली है. इसमें सबसे ज्यादा मैं रेटिंग किसको दूंगा, इंपॉर्टेंस दूंगा किसको,
आयनाइजेशन एंथैल्पी को और एटॉमिक साइज को, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका पूरा का पूरा कौन सा प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड इसके तुरंत बाद हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप लोग इसका एक बार फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us start the second part, that is chemical properties of group 13 elements. This is very important, chemical properties. Now in the chemical properties सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग बात करेंगे वो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिएक्टिविटी एंड ट्रेंड इन रिएक्टिविटी। ठीक है, तो बेसिकली ये रिएक्टिविटी का कंसेप्ट के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन स्टार्ट यहीं पे कर रहे हैं, अदरवाइज तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो सब टीचर्स का सिखाने का तरीका अलग अलग होता है, कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1 होता है, करेक्ट ना। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें NH2 NP1, तो एक इलेक्ट्रॉन P का और दो इलेक्ट्रॉन S के अगर हम लोग पार्टिसिपेट कराए तो +3 तक जा सकता है। बट बोरॉन के केस में बेटा इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो एक पॉइंट तो सबसे पहले इसकी वजह से बोरॉन हमेशा कौन से कंपाउंड बनाएगा, कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। बोरॉन कभी भी +3 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। सो I'll write the statement, the sum of first three ionization enthalpy for boron is very high. It is very high. ठीक है ना, the sum of first three ionization enthalpies IE1, IE2 and IE3 for boron is very high, because of which boron will never form B+3 ion. वो B+3 ion कभी बनाएगा नहीं, that is it will form only covalent compounds. वो सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड्स ही बनाता है। ठीक है ना, सिर्फ कौन से कंपाउंड बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स। तसल्ली से चीजें पढ़ेंगे बच्चों, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा है। तो मैं इसके लिए ग्रुप वाइज पढ़ा रहा हूँ। ग्रुप वाइज मतलब ग्रुप 13 के ऊपर ही कम से कम 6 से 7 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, तो एक एक चीज अच्छे से, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियोस मत देखो, अच्छे से चीजों को समझना है, एक एक चीज कवर करनी है। नोट्स अगर अच्छे से बनाने के टाइम है तो ही ये वीडियोस देखो। ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन के अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 7000 के लगभग किलोजूल के लगभग होता है। तो वो बहुत ज्यादा होता है, इतना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम कैन फॉर्म बोथ कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स, कोवैलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स, covalent as well as ionic compounds. ऐसा क्यों? Because the sum of ionization enthalpy IE1 plus IE2 plus IE3 of aluminium is very much less than first ionization enthalpy, second ionization enthalpy and third ionization enthalpy of किसका, बोरॉन। इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट वैल्यू एंड कोई याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये 5000 के लगभग होती है और ये अप्रोक्सीमेटली 7000 किलोजूल के लगभग होती है। तो एल्यूमिनियम जो है वो आयनिक बॉन्ड बना सकता है डेफिनेटली, बट बोरॉन से तो कभी एक्सपेक्टेशंस रखना मत। जैसे अगर किसी को अगर ये जानने में दिलचस्पी है कि एल्यूमिनियम का सर कौन सा कंपाउंड आयनिक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड, ये एक आयनिक कंपाउंड है और ये हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, Al+3 + 3F- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो डेफिनेटली इट इज एन आयनिक कंपाउंड। बट अगर हम लोग बात करें एल्यूमिनियम के दूसरे हैलाइड्स के बारे में, AlCl3 की बात करें, AlBr3 की बात करें या फिर AlI3 की बात करें, तो दीज कंपाउंड्स आर कोवैलेंट।
ये कंपाउंड बच्चों कोवेलेंट है, इसके अंदर फजान रूल आप अच्छे से यूज कर सकते हो, बिकॉज अनायन क्या होते जा रहे हैं, साइज बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें आ जाएगा, AlI3 में, बिकॉज इसका अनायन बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली दे कैन शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, बट इन केस ऑफ, अगर हम लोग बात करें किसकी, बोरॉन की, तो +3 कभी बनाएगा नहीं। हाइपोथेटिकली हम लोग अज्यूम करते हैं कि हाँ BCl3, तो B के ऊपर +3, बट ऐसा प्रैक्टिकली हम लोग कभी देखने में B+3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज वो सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स ही बनाएगा, बिकॉज बोरॉन इज अ नॉन मेटल। अगर हम लोग बात करें गैलियम, इंडियम एंड थैलियम की, तो गैलियम, इंडियम, थैलियम कैन शो, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, कैन शो +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। अभी +3 तो समझ में आता है कि यहाँ से एक और यहाँ से दो, बट सिर्फ +1 क्यों, ये वाला क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है? तो ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करने का रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझा दिया था। तो रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो कांसेप्ट होता है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाते हैं बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट का कांसेप्ट, और इसका इफेक्ट का वैल्यू बढ़ते जाता है। तो अगर हम लोग बात करें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन +1, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होगा, थैलियम में होगा। तो गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। थैलियम जो है वो +1 में हाईली क्या होगा, स्टेबल होगा, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर स्टेबिलिटी की बात करें, तो गैलियम ग्रेटर देन इंडियम एंड ग्रेटर देन थैलियम हो जाएगा। थैलियम विल बी हाईली स्टेबल की अनस्टेबल, अनस्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ डैश इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ, थैलियम in +3 oxidation state is highly unstable, highly क्या बच्चों, unstable बराबर है, highly unstable। तो अगर थैलियम, अगर इन केस समझो आपने बहुत ज्यादा एनर्जी देके उसके इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के अगर समझो +3 बना भी दिया, तो ये बेटा किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, थैलियम +3 से इमीडिएटली बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वापस लेके किसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, थैलियम +1 में, बिकॉज दिस इज अनस्टेबल और ये क्या है बेटा, हाईली स्टेबल है। सो डेफिनेटली थैलियम +3 से किसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, +1 में कन्वर्ट होना चाहेगा, बिकॉज वो अनस्टेबल से किसमें जा रहा है, स्टेबल में। तो थैलियम +3 खुद का क्या कर रहे हैं यहाँ पे सर, थैलियम +3 खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, देख लो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। तो अगर वो रिडक्शन कर रहे हैं तो वो कौन सा एजेंट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, बिकॉज थैलियम +3 इज हाईली अनस्टेबल। तो ये बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई थैलियम +3 इज अनस्टेबल एंड इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट रीजन भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया, थैलियम +3 इज हाईली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ ऑप्शन इनर्ट पेयर इफेक्ट, थैलियम +3 इज अ डैश स्ट्रॉन्ग डैश एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो याद रखना, अगर इसमें अगर हम लोग बात करें, अगर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट नोट डाल दूं, चलो ये सब इम्पोर्टेंट, देखो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, लेक्चर्स के अंदर बेटा आप एक्सपेक्ट करते हो कि 1 घंटे में पूरा ऐसा दिखा होगा बहुत सारे, 1 घंटे में एंटायर पी ब्लॉक। तो बच्चों उसमें कैसे बताए जाते हैं, आई डोंट नो कैसी चीजें बता देता है, आई गेट शॉक समटाइम कि 1 घंटे में पूरा पीरियोडिक टेबल ये वीडियो कैसे बन गया, ठीक है। तो चीजें बेटा तसल्ली से पढ़ोगे तो ही हमको समझ में आएगी, ठीक है। अभी जैसे अगर हम लोग बात करें थैलियम ट्राई आयोडाइड की, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि थैलियम ट्राइआयोडाइड जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम लोग चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, Tl+3 + 3I-। तो बच्चों ये अगर आपने लिखा है तो दिस इज रॉन्ग, बराबर है, दिस इज रॉन्ग। क्यों, बिकॉज अगर हम लोग बात करें तो ट्राइहाइलाइड भी पॉसिबल होते हैं आयोडाइड्स के केस में। तो ये वाला जो है वो +1 होता है, +I3- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, बिकॉज डेफिनेटली अगेन आई एम सेइंग, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चे ये वाला ही ऑप्शन टिक करेंगे। तो ये गलत है, क्यों गलत है, बिकॉज थैलियम के केस में अगर आयोडाइड लेंगे तो प्लस और I3- होता है, जिसमें हर आयोडीन के ऊपर -1/3 का चार्ज होगा, ठीक है। अब ये अगर आपको
समझना है कि कैसे हुआ तो वो भी मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है ना। दिस इज नॉट इन द सिलेबस, बट थोड़ा आरपी इफेक्ट आपको पता होना चाहिए कि आरपी इफेक्ट है क्या, ठीक है। तो इसके लिए बेटा जनरली कैसा होता है TL-I3 के केस में अगर हम लोग अज्यूम करें कि TL+3 था, समझो, ठीक है, और 3 क्या था बच्चों, I- था। नौ मेरी बात ध्यान से सुनो, 3I- के अंदर ये जो दो आयोडीन है, 2I- और एक I-, अच्छे से समझना, 2I- बच्चों अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2+2 इलेक्ट्रॉन्स में, ध्यान देना अच्छे से, I2+2 इलेक्ट्रॉन में, और ये I- ही रहेगा, ठीक है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये TL+3 ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, TL+1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये I- और I2 ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, I3- बना देंगे। दिस इज द मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट्स क्यों ये +3 में नहीं एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग डैश एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिएक्टिविटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट और बाकी है, लुईस एसिड्स क्यों होते हैं वो, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, फिर आगे की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, जैसे वाटर का एक्शन है, हैलाइड्स का रिएक्शन क्या होता है, वो सब के बारे में। आप लोग इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। Okay students, so if we consider इनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें BF3 की, तो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट इसमें तो +3 होगा नहीं, हम लोग अगर X मेथड से निकाले तो वो कैलकुलेट, बट दिस इज एन आयनिक कंपाउंड, तो इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बच्चों, दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो हम लोग ने ऑक्टेट रूल में पढ़ा था, इनको हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। और इनके पास में जो सेंट्रल एटम है जैसे बोरॉन है, इनके पास में एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है जो कि pz ऑर्बिटल होता है। कैसे सर, ये देखो, ये ns के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, जब इसको एक्साइट किया गया तब भी ये ऑर्बिटल तो खाली है ना, तो वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटा इनको हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे, सो दे आर आल्सो लुईस एसिड्स, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें BF3 के बारे में, BF3 जो है वो एक ट्रायंगुलर प्लेनर कंपाउंड है, ऐसे क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर कंपाउंड। अभी यहाँ पे इसके पास में एक वेकेंट ऑर्बिटल है, और अगर इसका रिएक्शन में F- के साथ करा दूं तो इसका जो लोन पेयर है वो इसके अंदर डोनेट करेगा ये, और ये बन जाएगा BF4-, ये तो डेफिनेटली इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिया, बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो चलो अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे बोरॉन जो था वो कौन सा हाइब्रिडाइज था, sp2 था, ट्रायंगुलर क्या था, प्लेनर था, तो ट्रायंगुलर प्लेनर था, बट जब भी उसने F- एक्सेप्ट कर लिया तो अभी ये जो बोरॉन है वो कौन सा हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब उसके बाद में इसका शेप जो है वो चेंज होकर क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया बच्चों। तो डेफिनेटली दे आर व्हाट, लुईस एसिड्स है। तो आपने देखा होगा जब लोग फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ते हैं तब हम लोग वहां पे AlCl3 है ये सब लिखते हैं, बिकॉज दे आर व्हाट, लुईस एसिड, और वो भी एनहाइड्रस फॉर्म में। एनहाइड्रस ही क्यों, हाइड्रस फॉर्म में क्या होगा, हाइड्रस फॉर्म में क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं BF3 के बारे में, तो ये क्या है, लुईस एसिड है, और इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं अमोनिया के साथ, लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट। तो इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, इसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल है, सो इट विल फॉर्म एन एडक्ट। तो यहाँ पे BF3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, डोनर कौन है, नाइट्रोजन, एक्सेप्टर कौन है, बोरॉन है, तो यहाँ पे एक एडक्ट बन जाएगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, नो नीड टू शो प्लस एंड माइनस बिकॉज आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया। अगर हम लोग बात करें, एक MCQ क्वेश्चन हो गया, ये वाला बोरॉन यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइज था, sp2 था, नाइट्रोजन वाज sp3, बट अगर आप कंपाउंड की बात करें तो बोरॉन अभी sp3 हो गया और नाइट्रोजन अभी भी sp3 ही है, मतलब चेंज किसका हुआ, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन किसका चेंज हुआ, डेफिनेटली इट विल बी ऑफ बोरॉन, बोरॉन का, नाइट्रोजन का कुछ चेंज नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जैसे AlH3 एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हमने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा था, हाइड्राइड्स, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। इसके बाद में AlCH3 थ्राइस, इसका तो डायमर भी पढ़ेंगे।
AlCl3 है, इसका भी डायग्राम पढ़ेंगे आगे। दे ऑल आर व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये सब इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट कंपाउंड्स है, और देयरफॉर दे आर यूज्ड एज व्हाट, लुईस एसिड्स। ठीक है, तो चीजों को बेटा हम लोग अच्छे से तसल्ली से पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं बोरिक एसिड की, जिसको हम लोग BOH थ्राइस या फिर H3BO3 लिखते हैं, ऑर्थ्रोबोरिक एसिड, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे BOH थ्राइस है, तो OH कितने बार है, 3 बार है, ठीक है ना। अभी इसके शक्ल पे मत जाना, शक्ल पे मत जाना, मतलब क्या, BOH थ्राइस है, राइट, तो BOH थ्राइस है मतलब ये बेस नहीं है, एसिड है, ये क्या है, एसिड है। तो याद रखना एसिड है सर, ये तो H माइनस देगा ही नहीं, बिकॉज खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, H माइनस कैसे देगा। तो देखना ध्यान से, इसमें होता क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, कि जब हम लोग इसको पानी में डालते हैं, HOH होता है यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो OH है वो यहाँ पे इसके वेकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पे डोनेट कर देगा और रिलीज क्या कर देगा, H प्लस। तो बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, BOH 4 माइनस, और यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा, H प्लस। ये H प्लस कहाँ से आया है, फ्रॉम एसिड, फ्रॉम सॉरी वाटर, जी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोरिक एसिड इज व्हाट, नो डाउट कितने H प्लस दिए उसने, खुद से दिए कि वाटर का है वो, H प्लस खुद का नहीं है, वो वाटर का है। सो इट इज अ, एक ही है, तो इसके लिए मोनोबेसिक बोलेंगे, मोनोबेसिक एसिड, बट दिस इज नॉट एन अरेनियस एसिड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अरेनियस एसिड एंड लुईस एसिड, ठीक है ना। अरेनियस एसिड मतलब वो खुद H प्लस देता है, जैसे HCl है, H2SO4 है, बट ये लुईस एसिड है, मतलब वो वाटर के साथ रिएक्ट करके दे रहा है। सो अगर आपको कभी एग्जाम में पूछ ले BOH थ्राइस इज, पहली बात तो ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है, दूसरा मोनोबेसिक है कि ट्राइबेसिक है, जनरली देखते हैं इसको बहुत सारे बार ऐसा भी लिखा होता है जो कि गलत नहीं है, ठीक है ना, ऐसे भी लिखा होता है, तो स्टूडेंट्स को लगता है जितना H होता है वही उसका एन फैक्टर है। इसके केस में ऐसा गलती मत करना, इट्स अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड, याद रखना, इट इज लुईस एसिड, वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड, नॉट अरेनियस एसिड, याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अरेनियस एसिड एंड लुईस एसिड। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिएक्टिविटी। तो मैंने ये सब डिस्कस कर दिया कि थैलियम के +3 वाले कंपाउंड जो है वो हाईली क्या होते हैं बच्चों, याद रखना है सबको, अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं, बिकॉज वो इमीडिएटली 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके +1 में कन्वर्ट होना चाहेंगे, सो दे आर स्ट्रॉन्ग डैश एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो आई थिंक एक एक चीज मैंने अच्छे से लिख के बताई है, ये चीजें आपकी कवर हो चुकी है, और ये 2018 में नीट में क्वेश्चन आया था कि बोरिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू, इज इट द प्रोटॉन फ्रॉम ओन और वाटर, बिकॉज इट रिलीजेस अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, वाटर का ये प्रोटॉन है बेटा, मतलब H प्लस कहाँ से आया है, वाटर में से आया है, ना कि ये खुद का ये हाइड्रोजन नहीं दे रहा है। तो याद रखना इट इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम इट्स ओन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव कवर्ड oxidation state and order of reactivity or trend in reactivity. Let's start with reaction with air. Reaction with air. Air के साथ reaction की बात कर रहे हैं, ठीक है। एयर के साथ अगर रिएक्शन की बात करें तो एयर के अंदर तो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन से क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, और नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनेगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली बात तो ये, बोरॉन इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नॉन रिएक्टिव, मतलब बोरॉन तो कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं, सबसे अच्छी बात, चलो एक रिएक्शन तो कम हो गई। हाँ डेफिनेटली अमोर्फस फॉर्म रिएक्ट करेगा, पर क्रिस्टलाइन फॉर्म तो रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करें तो आपने देखा होगा एल्यूमिनियम बेटा बहुत ही कम रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम का जब रिएक्शन, एक्चुअली है रिएक्टिव, बट एल्यूमिनियम का जब एयर के साथ रिएक्शन होता है तो उसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाता है, एकदम थिन लेयर, 10⁻⁻4 टू 10⁻⁻6 mm, इस रेंज का एक लेयर बन जाता है, नो नीड टू रिमेंबर द नंबर, इतना थिन लेयर बन जाता है, और वो लेयर इतना हार्ड होता है कि अंदर एयर और मॉइस्चर को एंट्री नहीं होने देता है, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टिव एंड नॉन पोरस लेयर। सो एल्यूमिनियम का फर्दर अटैक नहीं हो पाता, तो एक बार वो लेयर बन गया फिर उसके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। सो एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ वेरी थिन लेयर, अ वेरी थिन लेयर of its oxide on the on its surface, on its surface, which prevents it, which prevents it from further attack, further attack।
आगे इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हो पाती है। एक सेकेंड, इसके ऊपर आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अगर बच्चों हम लोग इन जनरल रिएक्शन लिखें, M इज एनी मेटल, M इज एनी मेटल ऑफ ग्रुप नंबर 13, और अगर उसका रिएक्शन लिखें किसके साथ, O2 के साथ, तो डेफिनेटली इट विल फॉर्म M2O3, बिकॉज वैलेंसी वाइज देखेंगे तो जैसे M का वैलेंसी कितना है, 3 है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तो क्रॉस किया जाता है। जिनको नहीं पता है, आपने 9-10 में पढ़ा होगा, इसका 3 इसका 2, तो क्रॉस करेंगे तो M2O3 बनेगा। और अगर हम लोग नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करें तो ये आपका बन जाएगा Mn, ठीक है ना। Mn में बेटा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एक है Bn बोरॉन नाइट्राइड और एक है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझना और याद रखना। इट हैज़ ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अगर तो शीट लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है ग्रेफाइट का, वैसा इसका भी स्ट्रक्चर होता है, याद रखना। अगर मैं बात करूं, हमको तो बेटा हमारे सिलेबस में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बारे में बात करना है, बट स्टिल ऑक्साइड्स और हैलाइड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले ऑक्साइड की, तो B2O3, बोरॉन के बाद आता है एल्यूमिनियम Al2O3, फिर गैलियम Ga2O3, इंडियम In2O3। थैलियम के केस में बेटा जो उसका ट्राई हैलाइड वाला ऑक्साइड जो होगा वो हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे Tl2O ही लिख रहा हूँ बेटा, मोनो वाला, ठीक है ना, +1 वाला, बिकॉज +3 वाला तो हाईली क्या आ जाएगा, अनस्टेबल। अगर मैं बात करूँ बोरॉन की, तो बोरॉन का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। एल्यूमिनियम और गैलियम आपने पढ़ा है मेरा वो ट्रिक, आरपी ट्रिक, जनाबे अली ने गाया ऐसा बेकार पंजाबी सॉन्ग, वो सब कौन से वाले हैं, एम्फोटेरिक नेचर वाले हैं। कौन से वाले, एम्फोटेरिक वाले, और ये प्योरली मेटालिक है, तो डेफिनेटली बेटा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो ये ऑक्साइड्स का नेचर मैंने आपको डिटेल में बता दिया। दे कैन फॉर्म नाइट्राइड्स आल्सो, एंड एल्यूमिनियम का नाइट्राइड वेल नोन है ही है। बट स्टूडेंट्स हम लोग याद रखें कि ये वाले जो नेचर वाले ऑक्साइड्स के हैं वो भी हमको याद होना चाहिए। सो बोरिक ऑक्साइड जो है, सॉरी B2O3 जो है वो क्या है, एसिडिक है, ये दोनों क्या है, एम्फोटेरिक है, और ये दोनों बेसिक है। तो दिस इज द रिएक्शन विद, किसके साथ पढ़ा हमने, एयर के साथ। तो इसको आप फोटो ले लो, फिर आगे पढ़ा। Okay students, so the next is after reaction with air, third one is reaction with acids and alkali. Reaction with acid and alkalis. Now acids and alkalis तो सबको पता है, ठीक है, इनके साथ इनका क्या रिएक्शन होता है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बोरॉन की, बोरॉन जो है बेटा इट इज नॉन रिएक्टिव, shows no reaction with acids and base, shows no reaction with acid and base. एसिड और बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एल्यूमिनियम के बारे में, एल्यूमिनियम सबको पता होगा एम्फोटेरिक नेचर दिखाता है, और एम्फोटेरिक नेचर दिखाने की वजह से बच्चों इट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद बेस। सो ड्यू टू एम्फोटेरिक नेचर एल्यूमिनियम reacts with acid and base, that is alkali, and gives or evolves which gas, H2 gas। H2 gas बेटा ये evolve करता है, ठीक है। तो चलो let us write the reaction first। एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ एसिड के साथ रिएक्शन करवा दूं तो सबको पता है इट विल फॉर्म AlCl3 प्लस H2 गैस, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, डेफिनेटली यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया रिएक्शन विद एसिड, और इसने H2 गैस को क्या कर दिया, इवॉल्व कर दिया। अगर ये सेम रिएक्शन में अल्कली के साथ कर दूं, Al प्लस NaOH प्लस, अगर मैं इसके अंदर वाटर डालना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है, इट फॉर्म्स सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ये आपको देगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, राइट, और इसके साथ में इवॉल्व हो जाएगा कौन सा गैस, H2 गैस।
तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो ये स्कूल सेक्शन में बहुत ही फेमस रिएक्शन है, टीचर भी बोलते हैं कि बैलेंस नहीं होती, बट इसमें वाटर ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, तब जाके ये बैलेंस हो जाती है। तो एल्यूमिनियम के केस में ये रिएक्शंस हो रही है, क्यों? क्योंकि ये बेटा एम्फोटेरिक नेचर दिखा रहा है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट नोट जो आपको याद भी रखना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 साल पहले सीईटी में भी क्वेश्चन आया था, याद रखना एल्यूमिनियम के केस में, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम ऑन रिएक्शन विथ डाइल्यूट HNO3, जब वो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है कौन? एल्यूमिनियम, तो ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3 इट फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड, थिन लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड, और वो जो ऑक्साइड होता है वो बच्चों बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? पैसिव होता है, वो एक्टिव नहीं होता है, पैसिव मतलब नॉन रिएक्टिव होता है। और Al2O3 बेटा इतना ज़्यादा नॉन रिएक्टिव, इसको हम लोग बोलेंगे पैसिव, और इस मेथड को क्या बोलते हैं? पैसिवेशन। पैसिवेशन का मतलब जिससे हम लोग मेटल के सरफेस को क्या बना सकते हैं? नॉन रिएक्टिव बना सकते हैं। तो ये एक बेटा हम लोग जब करोजन पढ़ते हैं, ठीक है ना, अभी न्यू सिलेबस में से तो करोजन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से निकाल दिया है, बट जो ओल्ड सिलेबस था उसमें करोजन था, तो उसमें एक मेथड ऑफ क्या था? प्रिवेंशन ऑफ मेटल फ्रॉम करोजन था, पैसिवेशन। द मेथड बाय व्हिच द मेटल सरफेस इज मेड इनएक्टिव इज नोन एज पैसिवेशन, जो ऑलरेडी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में सीईटी में आ चुका था बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन विद व्हाट? एसिड एंड अल्कली। एसिड एंड अल्कली के साथ रिएक्शन, आई होप सबको समझ में आ गया कि एसिड और अल्कली के साथ बोरॉन तो रिएक्शन करता नहीं है, बट एल्यूमिनियम जो है एम्फोटेरिक रिएक्शन की वजह से बेटा रिएक्शन करता है एसिड के साथ भी और अल्कोहल मतलब अल्कली के साथ भी, एंड इट इवॉल्व्स H2 गैस। और ये नोट पॉइंट याद रखना, ठीक है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट वाला, रिएक्शन विद हलाइड्स और हैलोजेंस। रिएक्शन विद हैलोजन अगर हम लोग बात करें हैलोजन के साथ, तो ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स हैं वो हैलोजन के साथ रिएक्शन करके ट्राइहैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है। और ट्राइहैलाइड्स को जनरली मैं अलग से लास्ट में सिखाऊंगा। हम लोग बोरेक्स पढ़ने वाले हैं, बोरिक एसिड पढ़ने वाले हैं, डाइबोरेन पढ़ने वाले हैं, और हैलाइड्स और बोरॉन भी अलग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ग्रुप 13 एलिमेंट्स reacts with halogen to form ट्राइहैलाइड्स, ठीक है। ट्राइहैलाइड्स बनाते हैं और इसका जो जनरल रिएक्शन होगा वो क्या होगा? M + H2 gives MX3। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। बच्चों अगर हम लोग बात करें बोरॉन के केस में, इन केस ऑफ बोरॉन, तो बोरॉन के केस में तो बेटा सबके सब ट्राइहैलाइड्स हमको पता ही है, जैसे BF3 है, BCl3 है, BBr3 है और BI3 है, ठीक है ना। ये सब तो हमको पता ही है, बट एक चीज याद रखना, इन केस ऑफ थैलियम के केस में जो ट्राइहैलाइड्स है, ट्राइहैलाइड्स आर लेस स्टेबल। और इसका रीजन अगर आपको कोई पूछ ले व्हाई ट्राइहैलाइड्स आर लेस स्टेबल, बिकॉज इनके अंदर बच्चों क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है, जो Pl+3 जो होता है वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो मैं ट्राइहैलाइड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने वाला ही हूँ कि इसके अंदर लुईस एसिड स्ट्रेंथ क्या होता है, BF बॉन्ड लेंथ होता है क्या। इसमें जनरली अगर आपको पूछा जाए तो सब बच्चे बोलेंगे कि BF3 इज अ स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है वो हैलाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आई थिंक आप सबको रिएक्शन विद हैलोजन समझा। तो ये रखना, ये मोनो हैलाइड्स बनाएंगे, ट्राइहैलाइड्स नहीं बनाएंगे। तो इसका याद रखना, Pl+1 इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। सो दिस आर व्हाट? केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री ऑफ बोरॉन। बोरॉन के बारे में डिस्कशन करेंगे, बोरॉन के कंपाउंड्स क्या है वो सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर इसके बाद एल्यूमिनियम के कंपाउंड शुरू होंगे। तो आज मैं बस बोरॉन के ऊपर बेटा खाली फॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर मैंने आपको बोला था कि हम लोग एक लेक्चर में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कवर करेंगे, फिर हम लोग कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री ऑफ बोरॉन, बोरॉन जो है जनरली कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 5 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। कितने? 5 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। उसमें से जो है एक जो है वो अमॉर्फस फॉर्म होता है, अमॉर्फस फॉर्म, ठीक है।
और बाकी जो फॉर्म होते हैं 4 जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होते हैं और अमॉर्फस फॉर्म जो होते हैं वो कौन सा कलर का होता है, ब्राउन, एंड इट इज केमिकली रिएक्टिव। ये केमिकली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। बट अगर हम लोग बात करें क्रिस्टलाइन फॉर्म की तो ये क्या होता है, ऑल आर ब्लैक कलर, दे आर वेरी हार्ड एंड केमिकली दे आर इनर्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट पॉइंट, देन विल स्टॉप द लेक्चर। इसके अंदर स्टूडेंट जो होते हैं बोरॉन के क्लस्टर्स होते हैं B12 के, जैसे हम लोग ने सल्फर में S8 पढ़ा था, वैसे यहाँ पे बोरॉन में B12 के क्लस्टर्स होते हैं। सो इट एग्जिस्ट इन अ क्लस्टर ऑफ B12, एग्जिस्ट इन क्लस्टर्स मतलब पूरा एक साथ जुड़ा हुआ, क्लस्टर्स ऑफ B12, and therefore it is very very hard. So do remember this is crystalline form of boron. So in the next lecture we will start with the different compounds of boron। उसमें सबसे important हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे बोरैक्स, that is Na2B4O7.10H2। उसके स्ट्रक्चर्स के साथ हम लोग जो भी important questions बनाए जा सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। So we will end the lecture over here and we will start with the compounds of boron, that is borax, in the next lecture. Till then, thank you students.